आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के एप्लीकेशन अनुप्रयोग। तो आप देखते हैं कि इस तरह के जो समीकरण होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, जैसे 2x - 3y = 4, x + 4y = 5। तो इसको x और y का वैल्यू निकालें। तो इसको x और y ये टू अननोन्स है, टू वेरिएबल्स है, और यह लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और चूंकि एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसको सॉल्व करने का बहुत सा तरीका आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th में, 10th में। अब यहाँ पर इसी को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये तो टू अननोन्स का मामला है। यदि मान लिया जाए कि 3 अननोन्स का हो मामला, जैसे 2x - 3y + 4z = 7, तो आप जानते हैं कि अगर 3 अननोन्स होता है तो हमें 3 इक्वेशंस है ना, अज्ञात राशियां, 3 अज्ञात राशियों के लिए हमें 3 समीकरण चाहिए। 2 अज्ञात राशियों का मान निकालने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। तो अब इसमें 3, तो x + y + z = 11, x + 2y + z = 7। तो ये 3 इक्वेशन। तो जितने अननोन्स उतने ही इक्वेशन चाहिए होता है इसको सॉल्व करने के लिए। इसको भी जो आप मेथड सब्स्टिट्यूशन से और भी कई मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब सोचिए, जब 4 अननोन्स हो जाए तो हमें 4 इक्वेशंस चाहिए। तो सामान्य मेथड से, सामान्य विधि से इसको हल करने में बहुत कठिनाई होगी। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे इसको हम कम समय में और आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अननोन्स का मान निकाल सकते हैं। तो यह x, y, z में दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए कि x, y और z का जो पावर है 1 है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स या 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। अब ऐसा एक ही नहीं, ये 3 हो गया। तो 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस जब हो तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। और कैसा है? लीनियर है। तो हम कह सकते हैं कि हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का जो एप्लीकेशन है, जो यूजेज है, तो वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या ऐसे कह देंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये चाहे 2 अननोन्स में है, 3 अननोन्स में हो, 4 अननोन्स में हो। और एक और वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप, चूंकि साथ साथ जब भी रहेगा तभी सॉल्व होगा। तो सिमल्टेनियस, तो सिस्टम ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन माने कि रैखिक युगपत समीकरणों का निकाय, हिंदी में इसे ऐसे कहेंगे। ये युगपत माने सिमल्टेनियस माने साथ साथ। इसको अगर हटा भी दें तो कोई बात नहीं, रैखिक समीकरणों का निकाय का हल है ना। अब इसका हल यानी कि सॉल्यूशन कैसे? तो मैट्रिक्स मेथड से, डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो देखिए, ये जो एग्जाम्पल हम लोग दिए हैं तो ये समझने के लिए है। अब ऐसा बहुत सा इक्वेशंस हो सकता है
जिसमें एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट आपको बदल बदल कर दिया जाएगा। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यही हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेते हैं। मान लिया जाए कि लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। मान लिया जाए कि यह एक लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स है। दूसरा ले लेते हैं, मान लिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरा ले लेते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यहाँ नीचे लिख देते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो और इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यह लीनियर इक्वेशंस हुआ इन 3 अननोन्स, और पूरा एक साथ इसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d1 d2 d3 ये सब कांस्टेंट है, कुछ भी इसका मान बदलते रहेगा। बनाने का तरीका हम लोग को सीखना है। तो मान लिया जाए कि इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका तरीका है, इसे हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक और बात आप समझिए कि जब भी ये सिस्टम है तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम का को सलूशन मिलता है और कभी कभी नहीं सलूशन मिलता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 पाए और यहाँ पर हम 3x 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 30 कह दे, तो आप देखेंगे कि इससे कुछ नहीं मिलेगा एक्स वाई का। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि यदि इसमें हम देखिए 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6 होगा, ये भी 8 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे, न x रहेगा न y रहेगा। तो ऐसा भी इक्वेशंस होता है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं मिले। तो देखिए, जब किसी सिस्टम को, एक चीज और आप लोग को समझ लेना होगा कि जब किसी सिस्टम को सॉल्यूशन मिल रहा है तो उस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट यानी कि जिसका सॉल्यूशन हो, और जिस सिस्टम को सॉल्यूशन ही नहीं मिले तो उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं, क्या? कंसिस्टेंट सिस्टम। और सिस्टम माने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ए सिस्टम is said to be consistent if its solution of solution 1 or more, एक सो चाहे ज़्यादा हो, एग्जिस्ट। यदि इसका सॉल्यूशन होता है तो ये कंसिस्टेंट हो गया। और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ए सिस्टम इज said to be inconsistent यानी कि नो सॉल्यूशन if its solution does not exist। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी सिस्टम का ये सब। अब देखिए कैसे कहते हैं कि अब हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिए हैं, इसको हम एक नंबर मान लेते हैं, इसी को सॉल्व करना है। ये 3 अननोन्स का हम लिए हैं, 2 अननोन्स का भी होगा और 4 अननोन्स का भी होगा।
तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको सेट वन, माने ये सिस्टम का जो सेट है ऑफ गिवन इक्वेशंस कैन बी पुट in the form of matrix, form of a matrix as follows। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम पहले लिखेंगे। तो आइए देखा जाए तो कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे ना कि x, y और z के जो कोफिशिएंट्स है, तो देखिए x, y, z के जो कोफिशिएंट है उसके लिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे। x के कोफिशिएंट यहाँ a1 है, दूसरा में a2 है, तीसरा में a3 है, ऐसा लिख देंगे। फिर b1 है, b2 है, b3 है और z का c1 है, c2 है और c3 है। तो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड में कि कैसे हम पहले जो भी इक्वेशंस दिया हुआ हो तो उसको कैसे हम मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो बहुत आसान है, जो भी कोफिशिएंट्स है देखिए जो भी दिया रहे a1, a2, a3, b1, b2, b3 और फिर z का क्या होता है c1, c2, c3। तो इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं। दूसरा इसको हम a मान लेते हैं। अब देखिए अननोन्स कितने हैं x, y, z, तो उसको एक खास फॉर्म में ऐसे x, y, z जितना भी अननोन्स रहे और इसको हम कैपिटल X मान लेते हैं। और जो कांस्टेंट है RHS में D1, D2 और D3 इसको हम B मान लेते हैं। अब यदि D1 इधर है माइनस में तो इसको हम RHS में ले जाकर तब इसके हम प्रॉपर साइन के साथ इसको लिख लेते हैं। इसको नंबर हम 2 नंबर मान लेते हैं। एक नंबर क्या हो गया दिया हुआ इक्वेशन, 2 नंबर क्या हो गया कि मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं इसको हम A कोई भी मैट्रिक्स से डिनोट कर सकते हैं सिंबल से। इसको x वेरिएबल हो गया और B जो है कांस्टेंट हो गया। अब देखिए ये और ये दोनों एक ही चीज है, इसको हम कैसे जानेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, वी कैन राइट इक्वेशन 2 इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। और कौन सा कॉम्पैक्ट फॉर्म, देखिए A मैट्रिक्स है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह B के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। ये देखिए ये 3/3 ऑर्डर का है क्योंकि 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशंस है। ये जो है 3/1 ऑर्डर का है और यह भी जो है 3/1 ऑर्डर का है। तो यदि हम A में x से मल्टीप्लाई करें तो क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए यह दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है अथवा नहीं। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ 3 है और नंबर ऑफ रोज भी 3 है, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, मैंने हो सकता है। तो A में x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं ये इक्वेशन इधर आएगा और जब इसको B के बराबर करेंगे तो यह भी जो है ना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आ जाएगा इस तरह से। देखिए ध्यान से, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये 3/1 ऑर्डर का आएगा और B हमारा तो 3/1 ऑर्डर का दिया ही हुआ है और ये आ जाएगा ऐसे A1x प्लस B1y प्लस C1z। ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z, A3x प्लस B3y प्लस C3z। अब दोनों को इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो दिस इज इक्वल टू D1, दिस इज इक्वल टू D2 एंड दिस इज इक्वल टू D3, यानी कि हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को
इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं, ये नंबर 3 हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे हम इसका, अब आइए आगे देखा जाए। मान लिया जाए कि जो हमारा इक्वेशन 3 आया है, ठीक है, क्या आया है इक्वेशन 3, तो देखिए ax = b, ये 3 आया है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री माने पहले, तो ax यहाँ है तो यहाँ ए इनवर्स कर देंगे और यहाँ ए इनवर्स b कर देंगे। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट एसोसिएटिव लॉ का ही पालन करेगा, ए इनवर्स ए और x तीनों एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन एसोसिएटिव ये हम जानते हैं, तो ए इनवर्स ऐसे करके x कह देंगे, यह ए इनवर्स b हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स I होता है ना, और इजिकल टू ए इनवर्स b हो गया। दिस इंप्लाइज दैट Ix x होता है और ये हो गया ए इनवर्स। अब जरा सोचिए, यही सॉल्यूशन हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स A है जो आपका आया था A = A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कैसे ही प्राप्त होगा? तो जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया रहेगा उसी से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए प्राप्त कर लेते हैं। अब इस A का इन्वर्स हम निकालेंगे, ठीक है ना। A का इन्वर्स क्या होगा? अब A का जब इन्वर्स निकलेगा तो यहाँ हम पुट कर देंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ इन्वर्स लिख देंगे, यहाँ B जो आया है D1 D2 और D3 ऐसा लिख देंगे। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू x y z होगा, ये 3/1, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यह भी कुछ आएगा अल्फा बीटा और गामा, और तब इसको इक्वेट करेंगे कि x = अल्फा, y = बीटा एंड z = गामा, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने की जरूरत होगी, तो मैट्रिक्स मेथड यही है कि लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसे उसका इन्वर्स निकालना होगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यह डिपेंड करता है कि वह मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 0 नहीं। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स इसी केस में एग्जिस्ट करता है कि जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं। जब 0 हो जाए तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्या उस लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो हम सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि ना सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए शर्त है, और क्या शर्त है आइए हम लोग इसको देखते हैं। यानी कि जो भी लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा और उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब आप निकालेंगे तो वह मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, इस पर डिपेंड करता है आगे का प्रोसेस। तो आइए देखा जाए। अब इसमें क्या है कि दो केस हम लेंगे। पहला देखिए, केस वन क्या हुआ? तो व्हेन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो इसका तो तरीका हम लोग देख ही लिए हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो नॉन सिंगुलर होने के चलते क्या होगा, देखिए ध्यान से। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए जो सॉल्यूशन ये है ए इनवर्स बी, इससे हम x बराबर जो अल्फा, y बराबर बीटा, z बराबर गामा जो बताए, यानी कि सॉल्यूशन मिल रहा है। अब यहाँ एक खास बात ध्यान दें, किसी भी मैट्रिक्स को एक और केवल एक ही इन्वर्स होता है, माने मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो अभी यूनिक होगा। तो यदि ए इन्वर्स ठीक है एग्जिस्ट करता है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि x का मान अगर 4 है तो 4 होगा, y का मान 5 है तो 5 होगा। ऐसा नहीं कि x का मान 4 भी हो, 5 भी हो और 6 भी हो। तो चूंकि यूनिक सॉल्यूशन इसलिए मिलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक होता है। तो चलिए ये केस 1 हो गया। अब केस 2 के बारे में सोचेंगे। केस 2 क्या है सो देखिए। मान लिया जाए केस 2 when determinant of A is equal to 0, then A inverse does not exist। तब A inverse जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सीधे हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि तब इस तरह के सिस्टम का सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ऐसा हम अभी नहीं कह सकते हैं। तब कैसे चेक करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकालते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना। और बी जो मैट्रिक्स आपका आया है D1 D2 D3, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यदि यह जीरो मैट्रिक्स हो गया, यह मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो, अब कितने ऑर्डर का होगा, तो जितने ऑर्डर का ये होगा। तो एडजॉइंट निकालकर बी से मल्टीप्लाई करें, यदि ये जीरो मैट्रिक्स आ गया तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है ना। कब at the adjoint of A into B is equal to 0 मैट्रिक्स आ गया तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी x का वैल्यू केवल एक ही नहीं होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा, y का भी बहुत सारा वैल्यू होगा और z का भी बहुत सारा वैल्यू होगा। और देखिए जब एडजॉइंट A और B से मल्टीप्लाई करें और ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, तब कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब कि इस केस में जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, माने इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो यही प्रोसेस है, यही तरीका है। अब हम लोग एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर देखेंगे कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब एक सवाल लेते हैं, कोई भी एक सवाल ले लिया जाए। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग
solve the following equations by matrix method. क्या है 2x minus y plus 3z is equal to 9, x plus y plus z is equal to 6 and x minus y plus z is equal to 2। बस अब देखिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे और देखिए कैसे लेंगे 2, फिर x का 1 है कोफिशिएंट, इस x का 1 है तो 2 1 1, फिर y का -1, y का 1 और y का फिर -1, फिर z का तो सबसे पहले यहाँ 3 है, फिर 1 है और फिर 1 है। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। लेट अब मान लिया जाए कि x को हम कहते हैं तो 3 अननोन्स है x y z। यदि u v w में हो तो u v w, यदि क ख ग में हो लीनियर सिमिल्टेनियस इक्वेशंस रैखिक समीकरण तो क ख ग, और इसको हम b मान लेते हैं। ये 9 हुआ, ये 6 हुआ और ये 2 हुआ। अब जरा सोचिए यदि ये 2 इधर रहता +2 तो इधर जाता तो -2 हो जाता, इधर -2 रहता तो +2 हो जाता। तो RHS में करने के बाद इस b को हम लिखेंगे। RHS में किसको करेंगे? तो जो ये वेरिएबल है अब उसके बाद देखिए कांस्टेंट है या किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, तो कांस्टेंट को यदि LHS में एक साथ ही लिखा गया हो, जैसे अगर x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, -2 होना चाहिए, तो इस 2 को पहले हम RHS में ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ +2 है तो RHS में -2 हो जाएगा। तब इस प्रॉपर साइन का भी ध्यान रखते हैं। चलिए तो ये एक मैट्रिक्स हो गया 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। अब काम खत्म। अब बहुत आसान है, इसका इन्वर्स आपको निकालना है। अब इन्वर्स निकालने का तरीका आपको मालूम है कि हमें पहले एडजॉइंट चाहिए, तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसका हम ट्रांसपोज कर। अब इस मैट्रिक्स में क्या हम रखेंगे, तो इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का कोफैक्टर। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है 2 -1 3 1 1 1 और 1 -1 और 1, ये डिटर्मिनेंट हुआ। अब किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस 2 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 यहाँ रख देंगे और इसका कोफैक्टर कैसे हम कहेंगे 2 का, तो कोफैक्टर ऑफ 2, जिसका क्लास छूट भी गया। तो आप जानते हैं कि 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो बाकी बचेगा 1 1 -1 और 1, यही इसका कोफैक्टर हो गया विथ प्रॉपर साइन। चूँकि 2 का अब उसी तरह से -1 का जब लिखेंगे हम तो -1 का माइनस होता है और ऐसे कह देंगे, तो -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है तो 1 1 और 1 1 ऐसे। फिर 3 का लिखेंगे तो कोफैक्टर ऑफ 3, तो प्लस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस हो गया। अब 3 जिस कॉलम में है जिस रो में है तो 1 1 और 1 -1। इसी तरह से ये हो गया फर्स्ट रो का। तो जब देखेंगे आप कि इसका क्या हो जाएगा तो 1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, इस 2 का 2 यहाँ भर देंगे। -1 का तो 1 -1 0 -0 यानी कि 0। इसका देखिए -1
-1 और -1 तो -2, तो इसका क्या भर देंगे -2। ये फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया। अब देखिए, अब हम इसके सेकेंड रो के बारे में देखें कैसे कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 1, तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस बाहर रहेगा, और 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है तो ये हट गया तो -1 और 3 हुआ, और ये हटा और यहाँ -1 और 1 हो गया। फिर 1 का कोफैक्टर ऑफ 1 इस 1 का, तो ये प्लस होता है, ये सेकेंड कॉलम हट गया और सेकेंड रो हट गया, तो 2 3 1 1 2 3 1 1, और कोफैक्टर ऑफ फिर इसका 1 तो माइनस हो जाएगा, और ये हट गया और ये हट गया, 2 - 1 और 1 - 1। तो देखिए अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो क्या होगा बताइए, -1 और माइनस माइनस +3, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस पहले से है तो माइनस और +2 हो गया यानी -2, तो आप यहाँ क्या भर देंगे -2। चलिए अब इसको देखिए, 2 -3 तो -1 और प्लस है तो -1 हो गया। अब इसको देखिए, -2 माइनस पहले है और -2 और माइनस माइनस +1, तो माइनस और -1 तो ये +1 हो गया। ये सेकेंड रो का कोफैक्टर आपने भर दिया। अब आप थर्ड रो के बारे में सोचिए इसी तरह से, तो कोफैक्टर ऑफ 1 इस 1 का, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होता है ऐसे, ये फर्स्ट कॉलम छूटा ये छूटा, तो -1 3 हुआ 1 1 हुआ, कोफैक्टर ऑफ फिर -1 तो माइनस होता है, ये छूट गया ये छूट गया, 2 3 1 1 2 3 1 1 जो बचा, और कोफैक्टर ऑफ 1 ये प्लस होता है तो ये छूट गया ये छूट गया, 2 - 1 और 1 1 ऐसा है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये प्लस होता है, i -1 -3, तो इसका हो जाएगा -4। ये देखिए माइनस पहले से है, 2 और -3 तो -1 और 1, ये इसका हो जाएगा +1। इसका देखिए प्लस है और 2 और माइनस माइनस +1, तो ये हो गया हमारा 3। तो इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। और अब उसके बाद देखिए ध्यान से, क्या हम बताए कि इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 और 3, यही हमारा एडजॉइंट हो गया। तो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहले हम क्या किए, एडजॉइंट निकाल लिए। अब हमें इन्वर्स निकालने के लिए एक चीज और की जरूरत होगी, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 2 - 1 3 1 1 1 और 1 - 1 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका आपको मालूम है ही, तो फर्स्ट रो से अगर कीजिएगा तो 2 इंटू, देखिए कोफैक्टर ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो इसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कोफैक्टर देखिए 2 का 2 ही हो रहा है, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस ये -1 है, और -1 का कोफैक्टर 0 हो रहा था, और फिर प्लस कह दीजिए -2, और इसका कोफैक्टर जो है सॉरी 3 एलिमेंट है 3, तो 3 और इसका कोफैक्टर -2 है तो -2 कह देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6 यानी -2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट।
और एक और नियम आप जानते हैं कि यदि किसी एलिमेंट का ए और इसका A11 A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो ये नियम भी है कि एलिमेंट और उसका कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जब हम सम करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू देता है। चलिए, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ए इन्वर्स हम निकाल लेंगे। तो देखिए ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालें, देखिए तो जानते हैं वी नो दैट ए इन्वर्स इज इक्वल टू, तो देखिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए 1 बाई डिटर्मिनेंट -2 आया है और एडजॉइंट 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 और 3 आया है। इसलिए इसको सब में हम भेज दें तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा। तो देखिए ए इन्वर्स होगा 2 को यहाँ भेजेंगे तो -1, फिर माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो 1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स निकल गया। अब आगे का बात देखिए। तो आगे का मामला ये है कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो चूंकि अब ए इन्वर्स हमारा आ गया तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सो देखिए इसीलिए सॉल्यूशन के लिए आपके पास होता है ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स ऑलरेडी आपका आया है -1 0 1 1 1/2 -1/2 2 -1/2 और 3/2 और b। तो b क्या है, b है 9 फिर 6 और फिर 2, ये b है। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट के लिए यह कन्फर्मेबल है। तो ये 3/3 है, ये 3/1 है, कॉलम्स 3 है और रो भी 3 है, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। अब मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ध्यान से क्या होगा, यहाँ बाद में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने का जो रूल है ना, तो देखिए -1 प्लस 1 प्लस 2। अब ये कितना बार लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से एक बार, क्योंकि एक ही कॉलम है, जितना कॉलम रहता है उतना ही बार लिखा जाता है। अब आइए, ये पहला रो का मामला हो गया -1 1 और 2। दूसरा रो देखिए 0 प्लस 1/2 प्लस -1/2। तीसरा रो 1 प्लस -1/2 प्लस 3/2 ऐसे। अब देखिए ध्यान से कॉलम 9 6 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 9 6 2 फिर से उतार लेंगे, 9 6 और 2 फिर से उतार लेंगे। अब इसी को सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए x का मान, तो चूंकि x y z होता है और ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है, सो देखिए ये 4 हुआ, ये 10 हुआ, 1 × 6 है और -9, तो यहाँ 1 बच गया। ये देखिए 2 2 कैंसिल, ये 3 हो गया और ये -1, तो यहाँ 2 हो गया। या देखिए ये -3 हो गया, +3 से कैंसिल, तो कितना बचा 1 × 9, तो 9 हुआ। ये कितना हो जाएगा -3 और ये कितना हो जाएगा +3, तो ये 9 1, फिर से एक बार चेक कर लिया जाए 1, फिर -1/2, फिर 3/2,
तो 9 का 9 के साथ, 6 का 6 और 2 का 2। तो इसका कैलकुलेशन हो गया आपका 9 माइनस ये 3, ठीक है, और ये प्लस ये 3 कैंसिल, तो 9। तो देखिए ये 9 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, जितना आए उतना आपको लिख देना है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। अब बोर्ड पर तो मेरा मिट गया है, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो अब दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर का हो गया, 3/1 और 3/1। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, तो x बराबर 1 हुआ, y बराबर 2 हुआ और z बराबर 9 हुआ। यह यूनिक सॉल्यूशन है, x को एक ही वैल्यू, y को एक ही वैल्यू और z को एक ही वैल्यू। तो इस तरह से अब इसको किसी इक्वेशन में टेस्ट करके देखिए कि जो सॉल्यूशन आया है वो सही है या नहीं। तो देखिए x + y + z = 6 है, तो 9 ये 12 आ जा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी में कुछ माइनस प्लस का कैलकुलेशन में गलती हुआ है। एक बार प्रोसेस यही है, इसको फिर से आप लोग चेक करेंगे क्योंकि बोर्ड पर तो है नहीं, और उसको सुधार लेंगे। तो x और y ये तो सही है, इधर तीसरा रो में ही कुछ गलती हुआ है, ठीक है, कहीं माइनस प्लस का गलती है। तो एक जगह जहां यहाँ होना ये चाहिए था कि इतना वैरी नहीं करना चाहिए, और ये 6 और ये 3, तो ये भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 6, तब जो है 9 में से 6 गया, तब यहाँ पर 3 बच जाएगा। देखिए अब ये 3 से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा माइनस होना चाहिए था। तो अब यदि 3 रह कर देखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। देखिए 1 + y + z, तो 1 2 3 6 हो गया। इसमें भी रखिएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें भी रखिएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो भी सॉल्यूशन है तो वो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप समझिए कि हमारा सॉल्यूशन सही है। यदि ऐसा नहीं है तो इसमें सावधानी रखना होगा, क्योंकि आपको एडजॉइंट निकालना है, उसके लिए कोफैक्टर एक का निकालना है। एक जगह भी माइनस और प्लस की चूक हुई तो आपका परिणाम जो है गलत हो सकता है, इसलिए अति सावधानी पूर्वक इसे बनाना चाहिए। अब देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं, और वो सवाल है कि जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो वैसे एक सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग बाय मैट्रिक्स मेथड, ये सवाल है। देखिए 3x - y + 2z = 3। फिर देखेंगे 2x + y + 3z = 5। फिर देखेंगे x - y x - 2y - z = 1। अब देखिए प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे 3, फिर जो है 2 और फिर जो है 1, फिर -1, y का यहाँ 1, y का वहाँ -2, फिर z का 2, फिर z का 3, फिर z का -1, और x अननोन सा है, x y z, और फिर b, तो 3 5 और 1 ऐसा। अब पहले हम इसका करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे ना कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, तब कहेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सॉल्यूशन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और नहीं तो नहीं सॉल्यूशन होगा। तो डिटरमिनेंट निकालना आप जानते हैं, देखेंगे ये 0 आ जाएगा। और अब कैसे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देखिए एडजॉइंट निकालना आप सीख गए,
कुछ आएगा। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोग किए थे। और बी आपको पता है, तो यदि एडजॉइंट ए और बी में मल्टीप्लाई कीजिए और यदि यह जीरो मैट्रिक्स आ गया है ना, जीरो मैट्रिक्स आ गया और जितने ऑर्डर का ये होगा उतना ही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स भी आएगा, तब कहेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हाँ, इसका सॉल्यूशन होगा, है ना, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन माने एक्स का मान अकेले कोई 4, 5, 6 नहीं होगा, बल्कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। तो यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, एडजॉइंट और बी करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इस सॉल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन के द्वारा निकालते हैं। सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, इक्वेशन के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि यह जो सॉल्यूशन निकलेगा तो कैसे हम इसको इक्वेशन के द्वारा निकालेंगे। अब यदि ये तो हम अंदाज पर कह रहे हैं, यदि मान लिया जाए कि यह जीरो नहीं आया, यह जीरो नहीं आया, अभी गुणा करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो जब नहीं आया तो सीधा भी लिख देंगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 मिनट हम बता भी देते हैं कि ये जो है हम लोग जो सवाल लिए हैं 3x माइनस वाई प्लस 2z 3, 2x प्लस वाई प्लस 3z 5 और x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जीरो नहीं आएगा, है ना, ये जीरो नहीं आएगा। दूसरा कुछ आएगा, इसीलिए कहेंगे द गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं होगा। काहे नहीं होगा, काहे कि एडजॉइंट और बी का मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसका ए इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यह ए जो है ना सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जो है जीरो आ जाएगा। अब एक दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि एक अगला सवाल लेते हैं। देखिए 2/2 का लें या हम 3/3 का लें, कोई भी ले सकते हैं। एक सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, दूसरा है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14 और तीसरा है इक्वेशन x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 30। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए वही काम करेंगे। ए तो बनाना आप जान ही गए हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा, ये जीरो आ जाएगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आप एडजॉइंट ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यह जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो आप कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, तो देखिए अपने से इसमें मानना पड़ता है। लेट z इज इक्वल टू के, जहाँ के वेयर के इज एनी रियल नंबर। अब देखिए, अब रियल नंबर तो बहुत होता है ना, इनफाइनाइट होता है। अब इसके आधार पर आइए यहाँ देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस जेड, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के नंबर 1 हो गया। अब आइए इसमें रख देते हैं यदि, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3z यानी कि
3z, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3k, ऐसा कह देते हैं। इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब देखिए 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 2y 12 माइनस 2k। अब देखिए इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस x हो जाएगा, ये 2y कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये देखिए 14 माइनस 12 2 बचा, और ये 3k है माइनस, तो ये माइनस k हो गया। इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू k माइनस 2 हो गया। अब x का मान जब निकल गया तो y का मान भी आप निकाल सकते हैं इससे, इसलिए y इज इक्वल टू 6 माइनस k माइनस x, यानी कि 6 माइनस k माइनस x का मान यहाँ रख दीजिए k माइनस 2, 6 माइनस k माइनस k और प्लस 2, यानी 8 माइनस 2k, तो ये y का वैल्यू हो गया। अब x और y तीनों का रख दीजिए, तो z का तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो यही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। कैसे लिखेंगे, तो देखिए x का वैल्यू आया 2 माइनस k माइनस 2, y का वैल्यू आया 8 माइनस 2k, और z का वैल्यू आया k। अब चूंकि k बिलोंग्स टू r है और k का बहुत सा मान होगा, इसीलिए x को बहुत से मान होंगे। अगर k बराबर 1 लेंगे, देखिए k बराबर 1 लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। k बराबर 2 लेंगे तो x y z का वैल्यू अलग अलग होगा, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। k का मान 3 लीजिए, -3 लीजिए, -4 लीजिए, k के हर वैल्यू के लिए x y z का मान अलग अलग आएगा, तो सभी मान इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए इसे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो यदि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तब इसको कहा जाता है कि यह x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 से सेटिस्फाई है, तो इसको कहा जाता है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, तरीका सेम रहेगा, और जो अभी प्रोसेस आप का यूज किए हैं वही रूल्स रहेगा, कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, इतना पहले जरूर समझिए कि यदि यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 होगा तो तय है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा। तो इसको एक तरह से कहा जाता है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब कि ये हर होमोजीनियस इक्वेशन में ये मिलना ही मिलना है, और इसके अलावे बाकी जो अब कंडीशन है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर वहाँ वही बात हो जाएगी, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ b तो 0 0 0 है, ये है, तो यहाँ पर आप एडजॉइंट निकालिए और इसके b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो भी एडजॉइंट आया है, यह चूंकि 0 0 0 है, तो ये पक्का है कि ये 0 मैट्रिक्स बनाएगा ही